वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्चुअली में आज वो जो हमारा माइक है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यानी ख़राब हो गया। और सुबह की क्लास मैंने ली थी, लगभग 1 डेढ़ घंटे क्लास पढ़ाया और वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो थोड़ा सा क्या हुआ कि डीमोटिवेशन भी मिला और मैं क्लास लेने की अवस्था में नहीं था, चूँकि जब 1 घंटे की क्लास में 4 घंटे की मेहनत होती है और सब बेकार चली जाती है, बिना वॉइस के ही रिकॉर्ड हुई। और ये भी मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, हो सकता है वॉइस जाए कि ना जाए। अगर जा रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं जाएगी तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी हम क्लास प्रारंभ करते हैं। प्राचीन इतिहास की क्लास है ये, एंशिएंट हिस्ट्री की। तो इसका यूनिट नंबर 1 हम समाप्त कर चुके थे। इकाई संख्या 1 हो चुकी थी 2-3 क्लास के माध्यम से। ये क्लास संख्या 1 है इकाई संख्या 2 की, जिसमें हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे, ठीक है। 16 महाजनपदों का परिचय देखेंगे। जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, चाहे मेजर चाहे माइनर, तो आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना होता है, ठीक है। प्राचीन इतिहास में आपको भारत का राजनीतिक इतिहास 600 बीसी से लेकर के और 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही बारीकी के साथ एक एक पहलू को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में जो अगला आपका जो है क्लास होगा, यूनिट नंबर 2 का दूसरी क्लास, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख गणराज्यों के बारे में। प्रमुख गणराज्यों का जो शासन रहा है, शासन पद्धति और उसका पतन कैसे हुआ इन गणराज्यों का, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में तीसरी क्लास आएगी यूनिट नंबर 2 की, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य का जो उत्थान हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया है। फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर आएगा, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको मैं बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। यूनिट नंबर 2 का चौथा चैप्टर है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में खास करके बिंबिसार के बारे में चर्चा करेंगे। बिंबिसार एक राजा थे और उनके पुत्र अजातशत्रु के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने अपने पिताजी को मार करके गद्दी पर बैठे। पूरी कहानी वगैरह समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, और अगला जो आपका क्लास होगा वो होगी 5वीं क्लास, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश का एक जो है एक सरसरी नज़र में परिचय देखेंगे। फिर उसके बाद में नंद वंश को पढ़ने के बाद में हम थोड़ा सा नंद वंश के जो शासक हैं, प्रमुख शासक, खास करके महापद नंद, जिनको उग्रसेन भी कहा जाता है, इनके बारे में देखेंगे। और इनके उत्तराधिकारी जो रहे उनके बारे में देखेंगे, घनानंद वगैरह। फिर उसके बाद में आप देखते हैं नंद वंश का जो पतन होता है, नंद वंश का पतन कैसे हुआ, और नंद वंश के पतन के बाद में मौर्य वंश आता है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। और इकाई मतलब की जो क्लास नंबर 7 होगी, क्लास नंबर 7 में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? क्लास नंबर 7 में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे जो है जो ईरानी आक्रमण हुआ, जो सिकंदर वगैरह थे उनका आक्रमण जो हुआ, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये माइक हाथ में लेकर के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वॉइस आपको अच्छी मिल रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी माइक की व्यवस्था 1-2 दिनों में बाहर जाऊंगा, हो जाएगी, ठीक है। चले, इकाई संख्या 2 की जो पहली क्लास है, इसमें हम महाजनपदों के परिचय के बारे में प्रश्न देखेंगे। वैसे परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। परिचय में प्रश्न क्या पूछता है कि महाजनपदों पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। थ्रो लाइट ऑन द महाजनपदास, ठीक है। देखेंगे सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास रहेगा हमारा। देखिए, महाजनपदों की अगर बात की जाए तो 16 महाजनपदों की संख्या बताई गई है, ठीक है। महाभारत एक ग्रंथ है, आपको बता दूं कि महाभारत एक ग्रंथ है जो कि साहित्यिक स्रोत माना जाता है भारतीय इतिहास को जानने का, और मैंने कई बार इसके बारे में बता भी रखा है ऑलरेडी। इसके लेखक थे महर्षि जो है वेदव्यास जी। महाभारत में पांडवों की विजय के फलस्वरूप उत्तरी भारत में जो राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, वह अधिक समय तक कायम ना रही। शीघ्र ही प्रादेशिक राजवंश पुनः स्वतंत्र हो गए और अपने अपने राज्यों के विस्तार के लिए संघर्ष करने लगे। 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। 16 बड़े बड़े राज्य थे, जिसको खोडस महाजनपद के नाम से जानते थे। उनके अतिरिक्त अन्य अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो एक प्रकार से बिखरे हुए थे और इन्हीं जनपदों के अंतर्गत या महाजनपदों के अंतर्गत शासन किया करते थे, जिनके इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। महाजनपदों की जानकारी का मुख्य साधन प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है और इसी बौद्ध साहित्य से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इन बड़े राज्यों को महाजनपद क्यों कहते थे? जैसा कि हम पहले लिख आए हैं कि आर्य लोग जो है वो जनों यानी कबीलों में रहा करते थे। आर्य लोग किस में रहते थे? जन में, यानी कबीलों में रहा करते थे। तो उसी के आधार पर जब ये जन बड़ा हो जाता था तो इसी को जनपद कहते थे। प्रारंभ में जन कोई प्रादेशिक समुदाय नहीं था, किंतु धीरे धीरे वे निश्चित स्थानों पर बसने लगते थे। जन जिन प्रदेश में एक जन बस गया वह जनपद कहलाता था। प्रारंभ में एक जनपद एक जन विशेष का निवास स्थान हुआ करता था।
बाद में अन्य जनों के लोग भी आकर के बसने लगते हैं इनमें, किंतु जनपदों के नाम मूल जनों के आधार पर ही तक चलते रहे। जैसे कि कुरु जनपद हो गया, पंचाल जनपद है, चेदी, अवंती। बाद में जिन जनपदों ने विजय अथवा संघ रचना के द्वारा अपने मूल प्रदेश से अधिक भूमि पर अधिकार कर लिया, यानी कि उनकी जो मूल भूमि थी, पहले जितनी भूमि थी उससे ज़्यादा भूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ऐसे में वही जनपद जो होते थे वही जनपद महाजनपद कहलाए, यानी जनपदों से जो बढ़ गए वो एक प्रकार से महाजनपद कहलाए, जिन्होंने और भूमि पर कब्जा किया। ठीक है, जैसे कि जो है हम जानते हैं कि इस काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो उनके नाम जो है 8 जोड़ों में लिखे गए हैं। जैसे कि कौन कौन से जनपद थे, खास करके एक था अंग जनपद, एक था मगध। तो अंग मगध, काशी कौशल, बज्जी मल्ल, चेदी वत्स, कुरु पंचाल, मत सूरसेन, अस्मक अवंती, गंधार और कंबोज, ये 8 जोड़ों में लिखे हैं, यानी एक एक जनपद ये अलग अलग है। जैसे कि अंग जनपद महाजनपद एक अलग है, मगध महाजनपद अलग है, काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, ठीक है, बज्जी महाजनपद, मल्ल महाजनपद, चेदी, ठीक है, वत्स महाजनपद, कुरु महाजनपद, पंचाल महाजनपद, ऐसे मत, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये सब महाजनपद हैं। 16 महाजनपद हैं। इनके बारे में जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उससे मिलती है हमको। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इन महाजनपदों के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य से मिलती है। बेसिकली अंगुत्तर निकाय में पूरा मेंशन है 16 महाजनपदों के बारे में, और हमको देखना है एक एक महाजनपद, यानी महाजनपद जो था उस पर शासन किसका था, राजधानी क्या थी, यही सब हमको बेसिकली चर्चा करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लियर, चले। पहला आपका जनपद है बेटा, वो है अंग महाजनपद। अंग राज्य जो है ये बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था। उसकी राजधानी आधुनिक भागलपुर के पास चंपानगरी जो थी, चंपानगरी राजधानी थी, जो इस समय भागलपुर, जो बिहार का भागलपुर जिला है उसी के पास है चंपानगरी। वो उसी चंपानगरी में राजधानी थी, स्थित थी, यहीं से राजकाज हुआ करता था अंग महाजनपद का। व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए बहुत जाना जाता था अंग महाजनपद। उस समय उसकी भारत में 6 प्रमुख राज्यों में गणना की जाती थी। अंग का उसके पड़ोसी राज्य मगध के साथ दीर्घकाल तक संघर्ष चलता रहा, यानी अंग और मगध के बीच में संघर्ष चलता रहा, चूँकि मगध महाजनपद भी जो है उसी बिहार के आसपास, आप देखते हैं जो मगध का पूरा एरिया है वो आप देखते हैं। अंत में मगध की विजय होती है और अंग महाजनपद जो है कलेवर में समा जाता है। उसके कलेवर मतलब कि किसके कलेवर में, तो मगध साम्राज्य में मिल जाता है, या मगध महाजनपद में जो है, चूँकि मगध जहाँ महाजनपद हार जाता, मगध महाजनपद जीत जाता है और अंग महाजनपद हार जाता है। अंग जो है किस में विलीन हो जाता है, तो वो मगध महाजनपद में या मगध में विलीन हो जाता है। दूसरा महाजनपद है बेटा, वो है मगध। मगध के राज्य के इतिहास के वर्णन में इतना कहना पर्याप्त है कि इस युग में बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु मगध के प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने राज्य और शक्ति दोनों का बहुत विस्तार किया, और इसका राजतंत्रीय शासन था। ये मगध का मतलब राजतंत्रीय शासन था, मोनार्की थी इस यहाँ पर। ठीक है, इस महाजनपद में, मगध में। और मगध साम्राज्य जो था अपने समय का जो महाजनपदों, 16 महाजनपदों में से सबसे ज़बरदस्त महाजनपदों में से इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा महाजनपद है काशी। काशी के बारे में आप देखें, अगर देखिए काशी महाजनपद की अगर बात की तो इसकी राजधानी जो थी वो वाराणसी ही थी, जो अपने ज्ञान, व्यापार तथा शिल्प के लिए प्रसिद्ध थी। शिल्प आप देखिए, तमाम प्रकार के शिल्प आज भी वहाँ से मिलते हैं। काशी के राज्य की जो सीमा थी कौशल, अंग और मगध के साथ समय समय पर स्पर्धा चलती रहती थी, यानी काशी राज्य की कौशल महाजनपद या अंग राज्य या मगध राज्य से संघर्ष भी हुआ करता था। ठीक है, 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौशल के राजा ने काशी को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था, यानी कि कौशल के राजा जो थे, कौशल यानी जो इधर अयोध्या का पूरा इलाका ये कौशल महाजनपद में आता था, तो यहाँ के राजा काशी पर चढ़ाई करके काशी को अपने में मिला लेते हैं। ठीक है, चौथा महाजनपद है कौशल। कौशल महाजनपद की अगर बात की जाए तो इस महाजनपद में आधुनिक अवध का प्रदेश सम्मिलित था। उसकी राजधानी जो थी वो थी सावस्थी, यानी सावस्थी मतलब होता है श्रावस्ती। श्रावस्ती इधर गोंडा के इधर पड़ता, तो गोंडा, श्रावस्ती, थोड़ा बहराइच का एरिया, ठीक है, इधर बस्ती का एरिया, और अयोध्या का पूरा एरिया, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, ये सब एरिया जो था, ये एरिया था कौशल महाजनपद का। ठीक है, और यहाँ से आक्रमण किया था बनारस, यानी कि जौनपुर बनारस इस साइड में, जिसके खंडहर आजकल भी गोंडा जिले के जो है सहेट मटेर गांव में पाए जाते हैं। कौशल महाजनपद के जो खंडहर वगैरह हैं आज भी मिलते हैं।
गोंडा जहाँ से मैं हूँ। अयोध्या और साकेत कौशल के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। अयोध्या और साकेत ये नगर थे उस समय कौशल महाजनपद के बहुत महत्वपूर्ण। काशी और कौशल में निरंतर संघर्ष होता रहता था। बाद में काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया, यानी कि काशी हार जाता है और कौशल महाजनपद जीत जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला आपका आता है 5वां महाजनपद। वो कौन सा है भाई? बज्जी। बज्जी महाजनपद जो है ये संघ के रूप में था। यह महाजनपद 8 और 9 जनपदों का संघ था। उसमें बज्जी, विदेह, ज्ञात्रिक और लिच्छवी ये सब संघ जो थे ये सब मिल करके आपस में बज्जी जो है महाजनपद का निर्माण करते थे। वैशाली यानी आधुनिक में जो मुजफ्फरनगर जिला है, जो बासाड़ एरिया है, उसी से संबंधित है। लिच्छवी जनपद जो था पूरे बज्जी संघ की राजधानी थी। वैशाली सुंदर और समृद्ध नगरी थी। विदेह आधुनिक जो तिरहुत का एरिया है वो विदेह कहलाता था। किसी समय शक्तिशाली राजतंत्रीय जनपद ये हुआ करता था। जैसा कि हम पहले लिखाए हैं कि राजाओं के चारित्रिक पतन से ऊब करके विदेह की जनता ने राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना कर ली थी। और विदेह की राजधानी मिथिला थी। मिथिला आप जानते हैं, मिथिला नगरिया, ठीक है। तो मिथिला जो थी वो विदेह की राजधानी थी। संभवतः नेपाल की सीमा के भीतर स्थित आधुनिक जनकपुर की पुरानी मिथिला थी। ज्ञात्रिक जनपद की राजधानी कुंडपुर थी, और या कुंडग्राम कहते हैं उसी को। बज्जी संघ में संभवतः ये सारी चीज़ें मिली हुई थी, जिनमें से लिच्छवी जो संघ था वो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बज्जी जन जिसके नाम पर पूरे महाजनपद का नाम पड़ा था, लिच्छवियों से भिन्न था, उसके संबंध में ज्ञात नहीं है। उग्र, बोझ, कौशल, कौरव, इक्ष्वाक बज्जी संघ की अन्य इकाइयाँ थीं। यद्यपि यह संघ बहुत शक्तिशाली था, किंतु पड़ोसियों की ईर्ष्या के कारण उसका शीघ्र ही नाश हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो बज्जी संघ था ये महाजनपद के साथ साथ ये कई सारे संघ कई सारे जो है राज्य थे उनके संघ के रूप में काम कर रहा था। इस तरीके से ये बज्जी था। ठीक है, बज्जी में से लिच्छवी सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, इसके अलावा और भी संघ इसमें शामिल थे। छठा महाजनपद की अगर बात की जाए तो छठवां जो महाजनपद है बेटा वो है मल्ल महाजनपद। मल्लों का महाजनपद बज्जी संघ के उत्तर में स्थित था। इसमें भी 9 जनपद सम्मिलित थे। किसमें? मल्ल महाजनपद में 9 जनपद सम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध के समय में इनमें से 2 जनपद महत्वपूर्ण थे। एक की राजधानी थी कुशीनारा यानी आधुनिक में गोरखपुर जिला, और दूसरे की राजधानी थी पावा। पावा राजधानी जो थी वो एक प्रकार से दूसरे जनपद की राजधानी थी। प्रारंभ में मल्ल जनपदों का शासन राजतंत्रीय था, यानी मोनार्की थी, राजा का पुत्र ही राजा होता था। किंतु बाद में उन्होंने भी गणतंत्रीय व्यवस्था अपना ली, और बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद मल्लों के राज्य को मगध के शासकों ने जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। और इस तरीके से आप देखते हैं कि जो मल्ल महाजनपद है, ठीक है, मल्लों के राज्य को मगध के शासकों ने जीत लिया, और मल्ल जो महाजनपद है ये भी मगध में मिल जाता है। इस तरीके से जो है ये था आपका मल्ल महाजनपद। अगला महाजनपद है चेदी। 7वां महाजनपद है चेदी। चेदी महाजनपद की अगर बात की जाए तो चेदी भारत का एक अत्यंत प्राचीन जन था। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अत्यंत प्राचीन कि प्राचीन जन था पहले चेदी। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसका राज्य यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। इसमें आधुनिक जो बुंदेलखंड का एरिया है या उसके आसपास के जो प्रदेश हैं उसको समाहित किया जाता था। इसकी राजधानी जो थी उसका नाम था सुक्तिमती। ठीक है, तो चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा आता है। इस काल में इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित थी, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8वां जनपद है आपका महाजनपद है वो है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की अगर बात की जाए तो वत्सों का राज्य चेदी राज्य के पूर्व में यमुना के किनारे स्थित था। जब हस्तिनापुर का नगर बाढ़ में बह गया तो निच्छछु नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, वत्स का राजा जो था उदयन, ये बुद्ध का समकालीन था, बुद्ध के समय का था। वह बहुत शक्तिशाली था, सुंदर भी था। संस्कृत साहित्य में उसके संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। वह 3 नाटकों का नायक भी था। भास के स्वप्नवाद उदत्ता का नायक भी वत्स था। स्वप्नवास उदत्ता में वत्स राज जो है इसके बारे में बताया गया है। उदयन हर्ष के प्रियदर्शिका, जो हर्ष की रचना प्रियदर्शिका है नाटक है, उसके भी नायक के रूप में उदयन का नाम आता है। और रत्नावली नाटक में भी कालिदास के समय तक अवंती में उसके संबंध में अनेक कहानियां भी प्रचलित थीं, यानी बहुत ही प्रतापी था उदयन। प्रारंभ में उदयन की बौद्ध
धर्म में रुचि ना थी, बल्कि एक बार क्रोध में आकर के उसने एक बौद्ध भिक्षु को यातनाएं भी दी। बाद में उसी भिक्षु के प्रभाव में आकर के बुद्ध का वो भक्त बन जाता है उदयन, और उदयन के बोधि नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मतलब कि बोधि नाम का एक पुत्र था। किंतु उदयन की मृत्यु के उपरांत वत्स राज्य का क्या हुआ, इस संबंध में कुछ भी जानकारी इतिहासकार नहीं दे पाए हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसके बाद में ये पतन हो गया, यानी वत्स राज्य जो है या वत्स महाजनपद जो है, इसके बाद में पतन हो जाता है उदयन के बाद में। तो वत्स महाजनपद ये था। अगला महाजनपद था बेटा 9वां नंबर महाजनपद कौन सा था? कुरु। कुरु महाजनपद जो था दिल्ली के पड़ोस में स्थित था। उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कुरुओं की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। बुद्ध के समय में कौरव्य नाम का राजा कुरुक्षेत्र या कुरु देश पर शासन करता था। कुरुओं के यादवों, भोजों और पंचालों के साथ विवाह संबंध थे। जातकों में धनंजय नाम के राजा का उल्लेख आता है, जिसे युधिष्ठिर का वंशज बताया जाता है। इस तरीके से कुरु जो था ये एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि ये राजा जो थे वो युधिष्ठिर के वंशज थे। आगे चल कर के कुरु देश में जनतंत्रीय प्रणाली समाप्त हो जाती है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, और इस तरीके से ये कुरु महाजनपद था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को आगे की क्लासेस जो होंगी वो क्लासेस आपको मिलेंगी कब? वो क्लासेस प्राइवेट फॉर्म में आपको मिलेंगी, और उन क्लासेस को आपको प्राप्त करने के लिए जैसे यूनिट नंबर 2 की एक ही क्लास होगी यूट्यूब पर, बाकी क्लासेस जो होंगी प्राइवेट आपको मिलेंगी। तो उसके लिए आपको ग्रुप जो है जुड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ठीक है, अब इसकी PDF भी वहीं पर मिलेगी और सारी चीज़ें मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो होती हैं उसकी PDF जो होती हैं आपको जो है मिलेंगी कब? जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे। और ग्रुप से जुड़ने के लिए उसके लिए फ़ीस रखी गई है मात्र 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की कोर्स की व्यवस्था करी गई है। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए सभी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स की व्यवस्था करी गई, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ आपको मिलेंगी, जिसमें मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महासंग्राम मैराथन क्लास सब कुछ आपको मिलेगी। और इसमें ने 3 सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर, 3-4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। MCQs पेपर हो तो भी उसके लिए भी है, और लिखित पेपर हो तो उसके लिए भी। ठीक है, MCQs भी मॉडल पेपर तैयार किए जाने, जल्दी आपके समझ आएंगे। तो इस तरीके से जिनको भी जुड़ना है आप SMS करें इस नंबर पर, तुरंत आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उस पर 100 रुपये आप फीस पेमेंट कर दो। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। जो भी क्लासेस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी वो भी सारी क्लासेस भी आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से अगला जो आपका जनपद है बेटा वो है पांचाल। ठीक है, पांचाल महाजनपद की अगर बात की तो पांचाल महाजनपद में आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना दुआब का कुछ भाग सम्मिलित था। इसके 2 भाग थे, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल की राजधानी जो थी वही थी अहिछत्र। ठीक है, जो बरेली जिले में स्थित आधुनिक रामनगर का जो एरिया है तो वहीं पर बरेली में स्थित थी। और दक्षिण पांचाल की जो राजधानी है वो थी काम्पिल, फर्रुखाबाद जिले में कंपिल। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि पांचालों के एक राजा दुम्मुख हुए, जिसको आप दुर्मुख भी कहते हैं। उन्होंने दूर दूर तक विजय प्राप्त करी थी और पांचाल शासक ही थे। तो इस तरीके से पांचालों का जनपद जो था ये बरेली, जो बरेली जिला है नहीं, रोहिलखंड बरेली, पूरा जो बरेली विश्वविद्यालय उसके आप जानते होंगे बरेली वगैरह। ठीक है, और 11वां महाजनपद है आपका मत्स्य महाजनपद। यह राज्य जो है यमुना के पश्चिम में कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित था। आधुनिक समय में अगर देखें जयपुर, भरतपुर, अलवर का एरिया जो है इसमें सम्मिलित था मत्स्य में। इसकी राजधानी जो थी विराटनगर थी। आधुनिक में जयपुर का जो बैराट एरिया है उसी को विराटनगर कहते थे। तो विराटनगर मत्स्य राज की राजधानी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला महाजनपद था सूरसेन। बस इसी के बारे में हमको पढ़ना कि राजधानी क्या थी, प्रमुख शासक क्या थे, या कहाँ कहाँ एरिया कैसा था, बस यही सब आपको देखना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की बात की तो यह राज्य आधुनिक मथुरा के निकटवर्ती प्रदेश में फैला हुआ था, मथुरा के आसपास। इसका विस्तार प्रायः वर्तमान ब्रजमंडल का जो पूरा का पूरा एरिया है उसी के बराबर था। मथुरा राजधानी थी सूरसेन की, ध्यान रखेंगे इस बात को। 13वां महाजनपद है बेटा अस्मक। अस्मक महाजनपद की अगर बात की जाए तो अस्मकों का निवास स्थान गोदावरी नदी के तट पर था। तब इधर उधर था, उसका कोई क्लियर नहीं है। उसकी राजधानी पोतन यानी कि पोताली थी, ये बात ध्यान रखें। तो राजधानी भी अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतली। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न इनकी राजधानी को लेकर के पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न है। अवंती महाजनपद फेमस महाजनपद है। इसमें पश्चिमी मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भाग जो थे वो अवंती महाजनपद में सम्मिलित थे। इसके अलावा इसके 2 भाग थे,
उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी जो थी वो माहिष्मती थी। उज्जैनी जो थी वो उत्तरी भाग की राजधानी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी, अवंती की। अवंती में बुद्ध के समय से चंड प्रदोत्य नाम का शासन करता था। कहा जाता है कि एक बार चंड प्रदोत्य ने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिससे भयभीत होकर के अजातशत्रु जो कि मगध साम्राज्य का शासक था, अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी कर दी ताकि वहां तक वो ना पहुंच पाए। पुराणों में कहा गया है कि उसने अनेक पड़ोसी राज्यों को जीता था, किंतु वह निर्दयी था, अत्याचारी था। कौन? जो ये था, क्या नाम है इसका? चंड प्रदोत्य। उसने 23 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद 4 और राजा हुए इसके बाद में। अंतिम राजा का नाम था नंदीवर्मन, जो कि शिशुनाग ने जिसको परास्त कर दिया और उसके राज्य को अपने राज साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग वंश जो है नहीं, तो उसी शिशुनाग ने मिला लिया था। इस तरीके से अवंती का पतन हुआ। ऐसे ही अगला महाजनपद है गांधार। गांधार महाजनपद की अगर बात की जाए तो इस महाजनपद में आधुनिक पेशावर तथा जो रावलपिंडी का एरिया है पाकिस्तान में लगभग पड़ता है और कश्मीर का कुछ भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला व्यापार, विद्या और शिक्षा का केंद्र माना जाता था। दूर दूर के विद्यार्थी तक्षशिला में पढ़ने आते थे। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में जो है पुष्कर सारिन गंधार का शासक था। वह मगध नरेश बिंबिसार का समकालीन था, यानी जब बिंबिसार शासन कर रहे थे मगध वंश की गद्दी पर, उसी समय गंधार पर पुष्कर सारिन नाम का शासक शासन कर रहा था। उसने मगध के दरबार में एक दूत मंडल भी भेजा था। उसने अवंती के प्रदोत्य को भी हराया था, यानी अवंती के जो प्रदोत्य थे खास करके, ठीक है, उनको भी हराया था। अवंती के जो चंड प्रदोत्य हैं इनको हराया था किसने? गंधार के शासक पुष्कर सारिन ने। ठीक है। और 16वां महाजनपद है आपका, उसका नाम है कंबोज महाजनपद। कंबोज राज्य का पड़ोसी था। बौद्ध साहित्य में गंधार का पड़ोसी था कंबोज राज्य। गंधार और कंबोज का साथ साथ उल्लेख आता है, संभवतः राजपुर उसकी राजधानी रही होगी। ठीक है। कंबोज की इस तरीके से 16 महाजनपदों के बारे में आपने देखा, जिसका मेंशन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये भी पूछा था कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया जाता है। अगला जो चैप्टर आपका दूसरा नंबर चैप्टर, जिसमें हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो गणराज्य जो थे उसके बारे में देखेंगे, गणराज्यों का पतन कैसे हुआ, गणराज्यों की शासन व्यवस्था कैसे थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सेकंड क्लास में यूनिट नंबर 2 के। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।